में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कुछ अलग है। चलो एकदम स्ट्रेट पढ़ाते हैं, एकदम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चुपचाप पढ़ाते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और रिमेन इन रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, ए बॉडी विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट स्पीड बोल लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। स्पीड बोलने का मतलब है डायरेक्शन बदल रहा होगा, डायरेक्शन बदल रहा होगा यानी फोर्स लग रहा होगा। और न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एन ऑब्जेक्ट आइदर विल बी इन रेस्ट और मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कि कोई बाहर से फोर्स नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट जो है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों बोल रहा है? कांस्टेंट स्पीड क्यों नहीं बोल रहा है? कांस्टेंट स्पीड बोल दीजिएगा तो कहने का मतलब है कि 10 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है नहीं फोर्स लग गया। और न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि फोर्स नहीं लगाना है। अभी फोर्स अगर नहीं लगेगा तो क्या हो सकता है? वो बोलता है कि या तो कोई ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहेगा या मूव करेगा बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिना स्पीड चेंज किए। कोई चीज मूव करेगा बिना डायरेक्शन चेंज किए और बिना स्पीड चेंज किए। स्पीड भी चेंज नहीं किया यार और डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया तो क्या हुआ बताओ? वेलोसिटी हुआ। स्पीड बोल दे तो हो सकता है डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन कोई चेंज कर रहा है यानी फोर्स लग गया है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? फोर्स नहीं लगना मांगता है भाई। अरे फोर्स नहीं लगना मांगता है तो तुम स्पीड कैसे बोल सकते हो? स्पीड बोल दोगे यानी कि डायरेक्शन बदल रहा होगा। डायरेक्शन कैसे बदल जाएगा यार? फोर्स लगा होगा तब ना डायरेक्शन बदला होगा। और न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फोर्स नहीं लगाना है। फोर्स नहीं लगेगा कोई ऑब्जेक्ट पर तो ये ऑब्जेक्ट जिंदगी भर रेस्ट में रहेगा या फिर जिंदगी भर ये चलते रहेगा बिना डायरेक्शन बदले और बिना डायरेक्शन बदले, बिना स्पीड बदले। मार खाएगा कसम खुदा की। लाने दो, डंडा लाने दो, नहीं चलेगा काम। माई को एक सब उतार के मारेंगे अभी। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि एन ऑब्जेक्ट आइदर मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और रिमेन इन रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज, यानी कि जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगेगा कोई चीज जिंदगी भर क्या रहेगा? या चलते रहेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड ही नहीं बदलेगा और डायरेक्शन। तो स्पीड कहीं नहीं बोला, कांस्टेंट स्पीड क्यों नहीं बोला? उसमें कोई मुंह चला भी रहा है ऐसे आऊं आऊं आऊं। सुनो, स्पीड अगर बोल देगा तो डेफिनेशन में तो गलती हो जाएगी ना। स्पीड का मतलब क्या है? 10 मीटर पर सेकंड डायरेक्शन बदल रहा है। अबे तो डायरेक्शन कहां से बदला? यानी कोई फोर्स लगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहती है? फोर्स नहीं छूनी है, अभी फोर्स नहीं लगानी है। अरे फोर्स नहीं लगानी है तो डायरेक्शन चेंज नहीं ना करेगा यार। डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा, स्पीड भी चेंज नहीं करेगा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। यानी कि तुम स्पीड नहीं ना बोल सकते। तो चलो लिखो न्यूटन फर्स्ट लॉ। गया फीलिंग से गया? तुम लोग यार छू छू के पढ़ रहा है, टेंजेंशियल पढ़ रहा है, माथा से छू के निकल रहा है। लिखो, एन ऑब्जेक्ट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। An object will move with constant velocity. An object will move with constant velocity or remain in rest or remain in rest or remain in rest unless an external force is applied. आगे लिखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, इनर्शिया का स्पेलिंग यहां से देख लो। अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या है? तो इसका फीलिंग क्या है? ये तो डेफिनेशन हो गया ना, इसको फील कराइए, मेरा बेटा समझ जाए। मान लीजिए आप
एक बस पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और बस और आप दोनों रेस्ट पे हैं, और जब बस अचानक से स्टार्ट हो जाता है तो हमारा बॉडी जो होता है वो लीन कर जाता है, वो लीन हो जाता है आगे। इसके ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा बॉडी और बस के बीच में कांटेक्ट है, लोअर बॉडी और बस के बीच में कांटेक्ट है। इसकी वजह से जब वो मोशन में आता है, हमारा ऊपर बॉडी जो होता है उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हम लोग का ऊपर बॉडी मूव होता है और हम लोग का नीचे और लोअर बॉडी मूव होता है। ये भी हो गया टेक्निकल डेफिनेशन, ऐसे होता है। देखो इनर्शिया को दिल से समझो। बैल को कभी देखे हो रोड पर बैठे हुए? बैल को कितनों हॉर्न मारोगे उठ पे नहीं करेगा वो, सिर भी नहीं हिलाएगा कि कौन हॉर्न मार रहा है, आऊं 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 खा रहा है अपना, हैं? अरे बैठो जल्दी बैठो। इनर्शिया ना किसी भी ऑब्जेक्ट का इनहेरिटेंस गुण है, अपना अंदरूनी गुण है। ये भगवान देके नहीं भेजे, उसका ऑब्जेक्ट का अपना ही गुण है। वो क्या गुण है? चल रहे हैं चलते रहेंगे, रुकल हैं रुके रहेंगे। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे उसका क्या प्रॉपर्टी है? ये मिस्टर क्या नाम है अर्नब का? प्रवीण नाम है ना, प्रवीण। इसका प्रॉपर्टी ये है कि टीचर नहीं रहेगा तो उधम मचा देगा, सब बात करेगा, लेकिन वो ऐसा करेगा कि माहौल खराब हो जाएगा। तो उसका ये गुण है। इस गुण के आधार पर वो हर क्लास के बाद आके संजीव सर के सामने क्या होता है, बैठता है, ताकि वो उसका ये गुण है कि भाई क्लास में अगर टीचर नहीं है तो इतना हल्ला भयानक वाला करेगा कि बच्चा लोग भी परेशान हो जाएगा, हम लोग भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से इस दुनिया में कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, सजीव है या निर्जीव है, लिविंग एलिमेंट है या फिर नॉन लिविंग एलिमेंट है, वो अपना स्थिति जो है, जो स्टेटस है, उसको चाहता है कि डिस्टर्ब हम नहीं होना देना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट चाहता है कि हम अपना स्टेटस को बिगड़ने नहीं देंगे, बदलने नहीं देंगे। यानी हम रेस्ट में हैं तो हम रेस्ट में ही रहेंगे, अगर हम मोशन में हैं तो मोशन में ही रहेंगे। हम तभी चेंज होंगे जब हमको एक लत कोई मारेगा। एक लत मारने का मतलब कोई फोर्स। इनर्शिया इज द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रिमेन्स इट्स स्टेटस अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। इनर्शिया क्या है? इट इज द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये अंदरूनी गुण है उसका। कोई भी ऑब्जेक्ट इस पृथ्वी पर आया है, हम हो चाहे आप हो चाहे पत्थर हो चाहे बैल हो चाहे मोबाइल हो, जो भी इस पृथ्वी पर आया है, पूरे ब्रह्मांड में जो चीज आया है, उसका ये गुण है उस ऑब्जेक्ट का कि वो अपना प्रेजेंट स्टेटस को बदलने देना नहीं चाहता। हम रेस्ट में हैं, जिंदगी भर रेस्ट में रहेंगे। हम मोशन में हैं, हम जिंदगी भर मोशन में हैं। हम रोटेशनल मोशन में हैं, हम जिंदगी में रोटेट करेंगे। ठीक है, कब ये बिगड़ेगा? जब बाहर से। तो लिखिए इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, नहीं, इनर्शिया इज द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। इनर्शिया इज द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। इनर्शिया इज द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, of any object by virtue of which, by virtue माने गुण, by virtue, by virtue of which every object remains its present status कांस्टेंट। यानी कि वो अपना जो प्रेजेंट स्टेटस है उसको वो खोना नहीं चाहता है। ये कब खोएगा? चल रहा था, फोर्स लगा के खींच दिए, रुक गया, रुका हुआ था, मारे एक थापड़ खींच के बढ़ने लगा। समझ रहे बात को? अब बोलिए, अब एक एक करके बोलिए, आप बोलिए। आपने जो इनर्शिया के बारे में समझा वो समझ गए, बट डेफिनेशन में यहाँ पे ये इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी क्यों लिखते हो? इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी यानी कि इस पृथ्वी पर बैठ जाइए, नेचर ने जितने भी चीजों को दिया है, नेचर ने वो इस गुण को फॉलो करता है। मतलब ये इनहेरिटेड है बाय नेचर। यस, नेचर ने दिया है ये। रुकिए एक एक करके। हाँ, एक और
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में बताता है कि अगर कोई चीज चल रहा है तो चलते रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा। तो ये क्या है? ये उस ऑब्जेक्ट का क्या है? इनर्शिया है। इनर्शिया 3 तरह के होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो जिंदगी भर रेस्ट में रहेगा। अगर वो मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हर वक्त चेंज करते रहेगा। इनर्शिया डायरेक्शन का कोई एग्जांपल है? इनर्शिया का डायरेक्शन जैसे कि हमारा पृथ्वी है, बैठिए, हमारा पृथ्वी है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जब बिग बैंग हुआ, जब हमारा ब्रह्मांड बना बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, तो पृथ्वी भी निकल के आया उसमें से। तो पृथ्वी जब उस छोटे से पार्टिकल में से निकला फट के, तो वो दूर होने लगा। उधर सूर्य भी दूर होने लगा, इधर मंगल ग्रह भी दूर होने लगा, फटने के कारण दूर हो रहा है, दूर हो रहा है। और उसी समय एक गुण भी डेवलप हुआ, ग्रेविटेशनल पुल। सब झटका के कारण दूर हुए और ग्रेविटेशनल पुल के कारण स्लो डाउन हुए। और फटते समय उसमें एक रोटेशनल टेंडेंसी भी आया। वो दूर हो रहा था लेकिन ऐसे भी जा रहा था। देखिए, वो दूर हो रहा था लेकिन कैसे दूर हो रहा था? ऐसे नहीं, ऐसे दूर हो रहा था। वो घूम भी रहा था, अरे बात समझिए, और दूर भी हो रहा था और स्लो डाउन हो रहा था। दूरी वाली जो वेलोसिटी थी ना, यहाँ से दूर जो हो रहा था वो स्लो डाउन हो रहा था, क्योंकि इधर से मंगल ग्रह भी निकला था, तो ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे। इधर सन था, वो भी खींच रहा था, इधर बृहस्पति ग्रह था, वो भी खींच रहा था, सब एक दूसरे को खींच भी रहे थे। लेकिन धमाका हुआ जब, तो फटा हुआ तो जर्क लगा तो दूर होना शुरू हुआ, लेकिन साइमल्टेनियसली ग्रेविटेशनल पुल भी डेवलप हो गया। इसके कारण धीरे धीरे जाके यहाँ पर सेट किया और रोटेशनल मोशन भी डेवलप था उसमें। तो वो घूम रहा है, आज भी घूम रहा है, आज भी घूम रहा है। रोटेशनल इफेक्ट आज भी है हमारे पृथ्वी के पास। ये पृथ्वी का इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आप कह सकते हैं कि हम हर वक्त इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? सन के चारों तरफ बदल रहा है और अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है। अरे बात सुनिए, माने ये बॉटल है तो ये, और ये सन है तो ये बॉटल ऐसे घूम रहा है और ये बॉटल ऐसे भी घूम रहा है। हाँ? हमारा पृथ्वी कैसे घूम रहा है? सन के चारों तरफ। हमारा पृथ्वी ऐसे ही ना घूम रहा है। चलो मान लो ये स्टैंड है, ओके, ये पेन है, मान लो ये सन है, तो केवल ऐसे नहीं घूम रहा है। ये सन है, सॉरी पृथ्वी है, तो मत सोचना कि केवल ऐसे घूम रहा है। वो ऐसे तो घूम ही रहा है, साथ ही साथ ऐसे भी घूम रहा है। ऐसे घूम जा रहा है 24 घंटा में, ऐसे घूम जा रहा है पृथ्वी एक चक्कर, और ऐसे घूम रहा है 365 दिन 4 घंटा में। ऐसे सन के चारों तरफ कितना दिन में घूम रहा है? 365 दिन 4 घंटा में एक चक्कर मार ले रहा है। अरे बात सुनिए, तो हमारा अर्थ का जो रोटेशन है, इनर्शिया ऑफ रोटेशन है, हाँ, रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। यानी कि हर वक्त इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बोलिए। सर 2 क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन है सर कि जब अर्थ हम लोग का सर रोटेट होता है तब हम लोग को फील नहीं होता कि हम लोग मूव कर रहे हैं। सही बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन फिर सिलेबस पूरा नहीं होगा। बैठ जाओ। एक और है सर, जब हम लोग बैग को अगर बस के ऊपर रखते हैं, उसको बांध के रखते हैं, तो सर जब सर ब्रेक जब बस लगाता है तो सब बैग मूव क्यों नहीं करता? दोनों क्वेश्चन अच्छा है। सब पहला क्वेश्चन इनका ये है कि अर्थ अगर रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो हमको घूमता हुआ प्रतीत क्यों नहीं होता है? इसका आंसर ये है कि अगर आप अर्थ से बहुत दूर चले जाएं, ठीक है, तो भी आपको ये फील नहीं होगा कि आप हमको घूमता हुआ देखेंगे। इसके पीछे फिजिक्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे हम जन्म लिए अपनी माँ के पेट से, तो मेरी माँ कहाँ थी? पृथ्वी पर। मेरी माँ भी उतना गोल गोल घूम रही है, सन के चारों तरफ भी एक्सिस पर। हम भी पेट में उसका घूम रहे हैं, निकले तो भी घूम रहे हैं। ये हम लोग सब में समाहित है, हम लोग हर वक्त घूम रहे हैं। और हमको अगर ऐसे उछाल दीजिएगा ना ऊपर, हमको समहाउ अगर आप एक फूंक मारे, मान लीजिए हम ऊपर उठ गए, तो भी हम घूमते रहेंगे, क्योंकि वो घूमने को डिस्ट्रॉय आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भी अर्थ पर हैं। हाँ, कोई दूसरा ग्रह से हमको ऐसे लकड़ी लगा के ऐसे रोक देगा ना,
तो हम रुक जाएंगे। लेकिन वो आदमी यहाँ से नहीं जाना चाहिए, यहाँ से उड़कर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसके अंदर भी वो रोटेशन है, उसको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए मत पूछिए, अभी बहुत बड़ा चीज़ है ये। समझ में आया कुछ क्या बोले? जैसे ये क्वेश्चन हम जब बीटेक कर रहे थे फर्स्ट ईयर, तो हमारे दिमाग में आया कि अगर ऐसा ही अर्थ रोटेट कर रहा है तो हम हेलीकॉप्टर से सीधा स्ट्रेट ऊपर उठ जाते हैं, तो 2-3 घंटा के बाद मेरी माँ अगर वहाँ थी तो वहाँ दिखनी चाहिए रोटेट होके। सच्चाई है कि हेलीकॉप्टर भी तो ज़मीन पर था, तो हम ज़मीन पर से जो उठे ना, तो वो जो एंगुलर स्पीड ओमेगा था ना, वो हेलीकॉप्टर में भी है, वो भी घूम रहा है, वो दिखेगा नहीं आपको, समझ में नहीं आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं इसको। जब तक कि कोई बाहर से टॉर्क नहीं लगेगा तब तक ये चीज़ खत्म नहीं होगा। तो मत डेविएट करिए, आप धीरे धीरे सब चीज़ जानिएगा। वो दूसरा क्वेश्चन का जवाब आपको हम दे देंगे, अभी पढ़ाने देंगे, है ना। वैसे वो इनर्शिया से रिलेटेड। हाँ, इनर्शिया से रिलेटेड मत करो, तो फिर सिलेबस ही नहीं पूरा होगा, बाद में पूछ लीजिएगा। अभी हम आए हैं टाइम निकाल के आप लोग के लिए। हाँ, तो कहाँ जवाब दिए? शॉर्ट कर दिए ना, जवाब दें तो समझ में भी नहीं आएगा ना। एग्जांपल देना चाहते थे। नहीं, मत दीजिए ना, टाइम लॉस होगा। अब मेरे पास टाइम अपने ही कम है, कितना देगा, कितना देर पढ़ा पाएंगे बताइए? 10 मिनट और है। 5:30 से मेरा नहीं, 6 बजे से मेरा क्लास है, क्लास 11 में, तो पढ़ाने दीजिए हमको, ताकि हम कुछ सिखा के जाएँ यहाँ से। फिर आप लोग बाहर में मेरे से क्वेश्चन जितना पूछेगा हम बताते जाएंगे, ठीक है। अभी कम से कम सिलेबस पूरा करने दीजिए, उसमें भी हम डेप्थ देने का प्रयास कर ही रहे हैं। तो इनर्शिया भी 3 तरह का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? कि कोई यदि ऑब्जेक्ट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बता रहा है? यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो जिंदगी भर रेस्ट में रहेगा, ये कहलाएगा उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट में रहने का गुण। रिजिडिटी, इनर्शिया को रिजिडिटी भी कह सकते हैं आप। रिजिडिटी का मतलब समझ रहे हैं ना, जिद्दी, कि भाई कोई ऑब्जेक्ट जिंदगी भर अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, उसकी ये जिद है, उसकी ये इनर्शिया है। इनर्शिया को आप जिद भी कह सकते हैं अपने बोलचाल भाषा में, ठीक है। जिद ऑफ रेस्ट, हम रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेंगे। इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई मोशन में, हम मोशन में जिंदगी भर मोशन में ही रहेंगे, मेरी ये जिद है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, हम हमेशा डायरेक्शन बदलते हैं, हम बदल लेंगे, ये मेरी जिद है। आई बात समझ। इनर्शिया का मतलब ये भी ठेठ भाषा में आप समझ सकते हैं कि इट इज कॉल्ड जिद, जिद ऑफ रेस्ट। हम जिंदगी भर रेस्ट में थे भाई, हम रेस्ट में रहेंगे। आई बात समझ, बोलिए। मान लीजिए कि वो समहाउ कोई डायरेक्शन अचीव कर चुका है, सही, अच्छा काउंटर अटैक की है ये लड़की, बैठी बोल रही है क्या कि डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन तो बदलने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, तभी तो डायरेक्शन बदलेगा। अरे बात सुनिए, तो इनर्शिया जिद, जिद को अगर तोड़ना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे बात सुनिए, यानी कि डायरेक्शन जब चेंज करेगा, यानी कि आप इनर्शिया डायरेक्शन अगर बदल गया, यानी कि आप फोर्स लगा दी। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का यहाँ पर सेंस ये है कि अगर कोई चीज का डायरेक्शन अपने आप चेंज कर रहा है तो वो जिंदगी भर करते रहेगा, अपने आप चेंज करना। अपने आप। जैसे अर्थ का है, अर्थ पर कोई अलग से एक्सटर्नल टॉर्क तो नहीं लग रहा है, कोई अलग से तो फोर्स नहीं लग रहा है उसको घुमाने के लिए। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का बेस्ट एग्जांपल है अर्थ का रोटेशन, मार्स का रोटेशन, है ना। कोई चीज अगर रोटेट कर रहा है, नेचर के द्वारा वो रोटेट करवा दिया गया है, तो वो जिंदगी भर रोटेट करेगा। जैसे वो पहाड़ है, तो उसको तो नेचर ने दिया है, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है ना, ठीक है। हमारा जो अर्थ है इसमें मोशन है, तो ये मोशन आप तो नहीं दिए हैं, भगवान तो नहीं दिए हैं, नेचर दिया है। हमारी बात सुनिए, तो ये नेचर के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है उसकी बात की जा रही है। और इनर्शिया ब्रेक तभी करेगा जब हम जैसे कमीने लोग आके उस पर फोर्स लगाएंगे। हमारी बात सुनिए, कोई दिक्कत? क्लियर है? तो कोई भी चीज का इनर्शिया ब्रेक होने का मतलब है कि अब वो रेस्ट से मोशन में आ गया, मोशन से रेस्ट में आ गया, या डायरेक्शन बदलना बंद हो गया, या डायरेक्शन और ज्यादा चेंज करने लगा। पहले 45 डिग्री बदल रहा था, अब 60 डिग्री बदलने लगा। यानी 45 से 60 बनाने वाले कौन हुए? आप हुए हैं? कोई दिक्कत? ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम पढ़ाते हैं आप लोगों को न्यूटन फर्स्ट लॉ तो हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ।
फटाफट किया जाए, हटा सकते हैं इसको। Yes, sir. Inertia of, sorry, Newton's second law. Newton's second law gives information about force. Gives information about force. ठीक है। क्या है न्यूटन सेकंड लॉ? ये फोर्स के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। अभी तक क्या था कि फोर्स नहीं लगाना है, अब ये क्या है कि फोर्स लगेगा तो क्या होगा। न्यूटन सेकंड लॉ है कि अगर फोर्स लगेगा तो क्या होगा। तो इसके पहले आपको जानना पड़ेगा लीनियर मोमेंटम। क्या जानना होगा? Linear momentum. लीनियर मोमेंटम को हम लोग P से दिखाते हैं, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। ये नहीं कि मास इसका ले लेंगे, वेलोसिटी उसका ले लेंगे। जो मास है उसका वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं? P से। तो P इक्वल टू क्या हो गया? m इंटू v। अच्छा, v कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। m कैसा क्वांटिटी है? तो स्केलर इंटू वेक्टर क्या होगा? यानी कि P कैसा क्वांटिटी है? इतना दिमाग में गया? अब एक बात बताइए कि ये एक ब्लॉक है, ये क्या है? ब्लॉक है। ब्लॉक यानी कि लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। इसका मास m है। इसका मास क्या है? इसको हम आंख खोले तो ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ठीक है। अभी टाइम कितना है? मेरे लिए 0 टाइम हुआ। 10 सेकंड के बाद हम क्या देखते हैं? कितना हो चुका है? 10 सेकंड। 10 सेकंड बीत चुका है। अब हम देखते हैं कि इसका स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है 40 मीटर पर सेकंड हो गया है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, कोई चीज का स्पीड वेलोसिटी अपने आप कैसे बदल जाएगा? पक्का है कि फोर्स लगा है? तो ये न्यूटन साहब कहते हैं कि इसका अभी जो मोमेंटम है, इसको अगर u मान लें और इसको क्या मान लें? v, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ? इसको मिटा सकते हैं? मिटा सकते हैं? लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। सर आप लोग वीडियो से लिखेंगे? नहीं लिख लीजिए ना, सब लिख रहा है तो लिख लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। तो यार इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी कि पक्का है कि इसका मोमेंटम चेंज कर गया है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा इसका? इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू हो गया आपका PI इक्वल टू m1 m इंटू यू हो गया। मास इसका मान लीजिए कि 4 किलो है। कितना किलो है? 4 किलो। तो PI कितना हो गया? 4 किलो इंटू 10, देखिए 4 किलो है इंटू 10 मीटर पर सेकंड है। तो PI कितना आ गया बताइए? 40 kg मीटर पर सेकंड। अच्छा, PF कितना हो जाएगा? 40 और 4, मास हो गया 4 किलो और 40 मीटर 160 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। चेंज इन मोमेंटम। हाँ बाबू, आई का मतलब है इनिशियल, आई का मतलब है इनिशियल मोमेंटम, एफ का मतलब है फाइनल मोमेंटम। तो हम देख रहे हैं कि मोमेंटम में क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो न्यूटन साहब कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये जो वेलोसिटी चेंज किया है किसके कारण किया है? कोई चीज अपने आप तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, पक्का है कि कोई फोर्स लगा होगा। तो अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे बस, तो देखिए लिखने जा रहे हैं applied
external force on any object is directly proportional to rate of change in linear momentum with respect to time. एक बात बताइए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी होगा। सर वो जो प्रोपोर्शनल वो मुझे अल्फा जैसा है, अल्फा ही जैसा दिखता है वो, लेकिन इसको लीनियर मोमेंटम क्यों बोल रहे हैं? क्या चीज? लीनियर मोमेंटम क्यों बोल रहे हैं? मोमेंटम बोलिएगा तो एंगुलर मोमेंटम भी होता है ना। ह्यूमन तो बोलेंगे, लेकिन आपको बोला होगा तो मेल बोलेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम भी दो तरह के होते हैं, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। सर लेकिन लीनियर मोमेंटम को ही बाय डिफॉल्ट या हड़बड़ी में लोग मोमेंटम बोल देते हैं। आरी बात सुनिए, बाय डिफॉल्ट लीनियर मोमेंटम को ही लोग क्या बोल देते हैं? मोमेंटम बोल देते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये लीनियर मोमेंटम है, क्योंकि मोमेंटम भी दो तरह का होता है, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग मोमेंटम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पी एफ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एफ कितना हो जाएगा बताइए? एम भी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? टाइम। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बी माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम। अच्छा, बी माइनस यू बाई टी क्या दिख रहा है? इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो न्यूटन से आप देखिए कि 1 आता है। कितना आता है? 1। ये आपका सिंपल हो गया एम क्यू। फाइनली वो क्या कंक्लूड करते हैं कि अरे भाई कुछ नहीं, अरे भाई कुछ नहीं, जो फोर्स लगाएंगे वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट का जो मास है और उसका एक्सेलरेशन। कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ऑफ सेकेंड लॉ, applied force is equal to product of mass and its acceleration। यानी कि मोमेंटम में चेंज होगा अगर टाइम के साथ, तो फाइनली ये सॉल्व होकर क्या आ जाता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। यानी कि हमारा जो फोर्स है वो किसके प्रोडक्ट के बराबर है? मास और उसके एक्सेलरेशन सर के एक बार प्रोडक्ट। फॉर्मूला वापस समझा दीजिएगा सर एक बार। क्यों समझाएं दोबारा? सर क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि सर उसमें एक्सेलरेशन कैसे आ रहा ना। आप पढ़े नहीं थे एक्सेलरेशन E इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़े थे ये तो ना? पढ़े हैं। देखिए देखिए ना, E माइनस यू इक्वल टू ए टी हुआ, यस तो A इक्वल टू कितना हुआ? v माइनस u बाय t। आप लोग का एक अनाउंसमेंट भी करना था मेरे को। आप लोगों का जितना भी टेस्ट हो रहा है उन सबका टोटल निकालने के बाद जिसका मार्क्स जो कैटेगरी में बिलोंग करेगा उसका बैच अलग हो जाएगा, और जिसका मार्क्स एक कैटेगरी में आएगा उसका बैच अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आपका मार्क्स कम अगर आएगा तो उसके पीछे 2 रीजन होगा, या तो आप देर से एडमिशन लिए हैं या आप धीरे धीरे सीखते हैं। मान लीजिए आप शुरू से एडमिशन लिए हैं फिर भी आपका मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, यानी कि आप सीखते तो जरूर हैं लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं। तो धीरे धीरे सीखने वाले बच्चों का बैच अलग बनेगा और जल्दी जल्दी सीखने वाले बच्चों का बैच अलग बनेगा, ताकि हम लोग दोनों पर काम कर सकें अच्छा से। धीरे धीरे सीखने वाले बच्चों पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा जल्दी सीखने वाले बच्चों पर भयानक भयानक क्वेश्चन बनवाएंगे, ठीक है। उस बैच में क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा। अरे बात सुनिए, कोई दिक्कत? नो सर। और क्या हमको बोलना था? जो लोग देर से एडमिशन लिए हैं, जो लोग देर से एडमिशन लिए हैं, वो लोग अगर अच्छा नंबर ला रहे हैं तो भी वो उसी बैच में जाएंगे, याद रखिएगा। जैसे सत्यम मिश्रा कौन है, वो जानते हैं कब एडमिशन लिया है और आप लोग को पीछे कर दिया है जो शुरू से पढ़ रहे हैं। सत्यम मिश्रा वो लड़का है जो अभी हाल फिलहाल में एडमिशन लिया है और यहाँ पे टॉपर के साथ टक्कर देता है, ठीक है। यानी कि वो स्कूल में भी पढ़ता है, अपने से भी पढ़ता है, सीखता है जल्दी जल्दी, और जो धीरे धीरे सीखते हैं उन पर थोड़ा मेहनत हम लोग को ज़्यादा करना है ताकि वो और अच्छा बन सकें। तो आप लोग के बेहतर के लिए ये किया जाएगा। देख रहे हैं ना, बैच पूरा फुल हो गया है। अब और 10 बच्चा एडमिशन ले लेगा
तो हम लोगों को क्या करना है कि सभी बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है कि सबका इंप्रूवमेंट हो। अरे बात सुनिए, तो आप लोग टेस्ट को बड़ी सीरियसली लीजिएगा, और आप यदि टेस्ट में नंबर कम आता है देर से ज्वाइन करने के कारण, तो ये आप ही की गलती है ना, देर से एडमिशन क्यों लिए? ये आप ही की गलती है। अच्छा, देर से एडमिशन लेने के बाद भी अच्छा नंबर ला रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि जिसका नंबर खराब आ रहा है ना, वो बच्चा पर बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा। तो उन बच्चों के लिए अलग बैच बनाएंगे और उन पर ज़्यादा मेहनत करेंगे, और जिन बच्चों का नंबर अच्छा आ रहा है उनका नंबर गड़बड़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर उस बैच में डाल देंगे। इस बैच में जिसका नंबर जैसा आएगा उस बैच में जाएगा। अगर उस बैच का कोई लड़का नंबर ला दिया आपके बराबर, जो अच्छा बैच है, तो उसमें से इधर आ जाएगा। इस बैच का कोई बच्चा जो अच्छा नंबर, अगर खराब नंबर ला दिया तो उसमें जाना पड़ेगा। अरे बात सुन रहे हैं? सर एक सब्जेक्ट के लिए ना डिपेंड करेगा, टोटल पर होगा, एवरेज निकाला जाएगा। जैसे अभी तक 4-5 टेस्ट ले चुके हैं, तो उन 6 ले चुके हैं, 7वां है कल, तो वो 7-8 टेस्ट 8-8 टेस्ट का एवरेज पर ये सब होगा। हरी बात सुनिए, वो उसका स्ट्रेटजी अभी तक हम बनाए नहीं है, सच बोले तो वो हम बता देंगे, लेकिन इतना स्ट्रेटजी हम बना लिए हैं कि आप लोगों को, सबको हमको अच्छा बनाना है, सबको बेहतर बनाना है। तो जैसा जिसका अभी तक मार्क्स आया है, जितने टेस्ट आए हैं उसका एवरेज निकालेंगे, और फिर उसके अनुसार 2 बैच में ये बैच बढ़ जाएगा। इस तरह से सब में करते हैं। जैसे आपके 11-12 में किए ना, 5 बच्चा का बैच अलग हो गया। ये जो 10 में से 8 लोग IIT 99.9 निकाले हैं, ठीक है, वो भी इसी तरह से होता है। आई बात सुनिए, आप लोग देखते हैं ना, सुबह से हम रात तक पढ़ाते रहते हैं, 5-6 बच्चों को पढ़ाते रहते हैं दिन रात, ठीक है। तो बैच 2-3 महीने के बाद हम अलग करते हैं, और दोनों पर इक्वली काम करते हैं। इवन जिसका नंबर कम आता है उस पर ज़्यादा काम करते हैं, और जिसका नंबर अच्छा आते रहता है उसके लिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं। क्या सही लग रहा है मेरा स्ट्रेटजी? तभी ना डेवलपमेंट होगा, तभी तो आदमी और अच्छा बनते जाएगा, है कि नहीं? तो आप लोग टेस्ट को बड़ी सीरियसली लीजिएगा। सब मतलब दोनों बैच के जो होंगे, सब दोनों का सेम ही टेस्ट। हाँ, दोनों का टेस्ट पेपर सेम होगा। टेस्ट पेपर पूरे इंस्टीट्यूट में सबका सेम होगा, और आपको एक भी मौका नहीं मिलेगा कि सर हमको ये पढ़ाया नहीं गया था। आपको क्वेश्चन वही दिया जाएगा जो दोनों बैच में पढ़ाया गया है। सर मतलब अगर अलग-अलग होता बैच तो का क्वेश्चन में, तो तब नाइंसाफी हो जाती है। तब तो नाइंसाफी हो जाएगा ना, तब तो गलत बात हो जाएगा। टेस्ट सबका सेम होगा, टेस्ट का पेपर का क्वेश्चन सबका सेम रहेगा, नंबर आवर सेम रहेंगे, वो सब सेम रहेगा। और टेस्ट लेने के पहले आपको पता भी रहेगा कि टेस्ट क्या चीज़ का होने वाला है। तो सभी लोग टेस्ट को बड़ी सीरियसली लीजिए। अब फटाफट थोड़ा सा काम कर दिया जाए, ध्यान देके पढ़िएगा ना तो बड़ी मजा आएगा। देखिए ना, ये क्या है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया। कहाँ से आया ये? यहाँ से आया। एफ जो था मोमेंटम पर डिपेंड कर रहा था, अब वो फाइनली किस पर डिपेंड करने लगा? एक्सीलरेशन। यानी कंक्लूजन है, कंक्लूजन है ये। अरे बात सुनिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रोटी में फाइबर होता है, थोड़ा तो फाइबर होता है, तो उसको कैसे पहचानिएगा कि इसमें फाइबर है? आप देखना चाहेंगे फाइबर उसमें होता है एकदम। आपकी माँ आज आटा सान लेंगी ना, तो उसमें का एक पोर्शन थोड़ा सा इतना बड़ा लेके काट के उसको खूब देर तक ऐसे ऐसे हाथ में घुमाइएगा, ठीक है। फिर बेसिन का नल खोलिएगा और उसको धीरे धीरे पानी के ऊपर में ऐसे ऐसे गोल गोल करते रहिएगा। तो क्या होगा? पार्टिकल्स ऑफ आटा गिरते रहेंगे। लास्ट में जानते हैं, आपको एक छोटा सा टुकड़ा हाथ में ऐसा बचेगा जिसको आप कितना देर में भी पानी में रखिएगा ना, वो गलेगा ही, और उसको खींचिएगा तो एकदम प्लास्टिक जैसा लगेगा। करके देख लीजिए क्या हुआ। रिफाइंड चीज आप देख लिए ना कि फाइबर होता है, उसी तरह तो ये है। अरे भाई, फोर्स वाज डिपेंडिंग ऑन मोमेंटम, फाइनली कंक्लूडेड दैट कि फोर्स इज इक्वल टू मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। कुछ भी नहीं है, आप केवल दिल लगाइए, आपको खूब मजा आएगा, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं, हटा सकते हैं इसको। अब एक चीज बताते हैं जो 11th में बच्चा चला जाता है फिर भी नहीं जानता है, जो आज ही जान लेना चाहिए। और टीचर का ये फर्ज होना चाहिए कि वो थोड़ा धमका कर इसको समझा दे। धमका का सेंस मेरा ये है, पॉजिटिव सेंस है, कि उसके दिमाग में ना एकदम फिट करवा दे।
धमकाने का मतलब है कि इतना बार बोले कि उसके दिमाग में सेट कर जाए 9th क्लास में। और इस कॉन्सेप्ट पर आईआईटी में एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। वो क्या है बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? पढ़ाएं पूरा। अब अगला कंक्लूजन इसी पर निकालने जा रहे हैं। देखिए तो बच्चे लोग क्या आ गया फाइनली, F इक्वल टू एम ए इक्वल टू क्या आ गया बच्चे लोग, एम भी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी। ध्यान दीजिएगा, किसी को अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो हम यहाँ समझा देते हैं आपको। ये था ना, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट कितना आएगा 1। हम यहीं पर भी हटा सकते थे। अरे बात समझ में, हम डायरेक्टली इसके बाद हम ऐसे लिख सकते थे F इक्वल टू 1 टाइम्स एम भी माइनस एम यू बाई टी। कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाए तो कितना आया 1 आया। न्यूटन साहब क्या देख रहे हैं कि कितना ये कांस्टेंट आ रहा है 1 आ रहा है। अरे बात समझ। फिर F इक्वल टू एम कॉमन ले लिए, E माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। फिर क्या हो गया M इंटू ए हो गया। कोई दिक्कत क्या? अब कंक्लूजन यहां से क्या है, इस कंक्लूजन को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंक्लूजन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का पहले मतलब समझिए। मोमेंटम का नहीं बदलना को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोमेंटम नहीं बदल रहा है, यानी कि क्या नहीं बदल रहा है बताइए। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम नहीं बदल रहा है तो क्या नहीं बदल रहा है? कौन बोला वेलोसिटी? खड़ा हो जाइए जल्दी से। Give a big hand for that guy. जोर से। मीसू एक है जो कुछ कर सकता है, ब्रेन है, सोच पाता है। बैठ जाओ। अगर किसी चीज का मोमेंटम नहीं बदलता है, यानी कि उसका क्या नहीं बदलता है? वेलोसिटी। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? मास इनटू वेलोसिटी, है ना? अगर किसी चीज का मोमेंटम नहीं बदलता है तो मास तो उसी का है, वो थोड़ी ना बदलेगा। अरे बदलता तो क्या बदलता? ऐसा जवाब सबके मुंह से आना चाहिए था। और अगर आप अपना कॉमन सेंस अभी से डेवलप नहीं कीजिएगा ना सविद्या एकेडमी में, तो आप कहीं भी चले जाइएगा आपको 11th में दिक्कत होगा। अपना कॉमन सेंस डेवलप करिए, धीरे धीरे कनेक्ट रहिए पढ़ाई से। सोचिए, अरे भाई मोमेंटम पूछा गया, मेरा ब्यूटी किस पर डिपेंड करता है? मेरे कपड़े पर, मेरे घड़ी से, हैं? तो ब्यूटी को कनेक्ट कर रहे हैं ना, घड़ी से, ये से, लेटर से, पटर से। अरे भाई तो मोमेंटम किस पर डिपेंड कर रहा है? मास और वेलोसिटी पर। तुरंत फोकस करिए कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो बदलेगा नहीं तो वेलोसिटी ना बदलेगा, तब ना मोमेंटम बदलेगा। ऐसे सोचना है। मोमेंटम किससे जुड़ा हुआ है? मास और वेलोसिटी से। अरे तो मोमेंटम बदलेगा कब बदलेगा? जब वेलोसिटी बदलेगा। मास तो बदल लेगा नहीं, मोमेंटम नहीं बदलेगा तो क्या नहीं बदलना चाहिए? ऐसे सोचिए, ऐसे। ठीक है, बढ़े आगे। तो मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम में चेंज ना हो, यानी कि उसका मोमेंटम बदल नहीं रहा। अभी जो था वही बाद में। तो मोमेंटम किसी चीज का नहीं बदलेगा तो क्या नहीं बदलना चाहिए? वेलोसिटी। क्या नहीं बदलना चाहिए? वेलोसिटी। तो क्या नहीं लगना चाहिए? फोर्स। यानी अगर फोर्स 0 हुआ, इफ F इक्वल टू 0, अगर F 0 हुआ तो क्या हो जाना चाहिए बच्चे? PI इक्वल टू PF हो जाना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम नहीं बदलेगा। देखो तो हो रहा है। F को 0 कर दो, F को क्या कर दो? 0 कर दो। चलो यही कर देते हैं, F को 0 यहाँ 0 कर दिए, कर दिए। तो एम भी माइनस एम यू बाई टी आ गया। T को 0 से गुणा किए, 0 हुआ। एम भी माइनस एम यू हुआ, यानी कि एम यू इक्वल टू एम भी हुआ, यानी कि पी आई इक्वल टू पी एफ हुआ। ये कब हुआ?
जब फोर्स जीरो हुआ, फोर्स क्या हुआ? फोर्स सिस्टम पर यानी ऑब्जेक्ट पर कितना हुआ? जीरो। अगर ऑब्जेक्ट पर टोटल फोर्स जीरो हो जाए तो उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होगा। और इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होने का मतलब क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व है। कंजर्व का मतलब है बदल नहीं रहा है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहता है? पी आई इक्वल टू पी एफ। सही लिखे हैं? और कुछ लिखा है? बोलिए बोलिए ना जोर से। व्हेन F इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर एक लड़की कह रही है, एक लड़की बार बार कह रही है जो गलत है, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड में एकदम सही बोल रही है। When force is not applied, कोई बोल रही है आपको, है ना? वो अपने लैंग्वेज में और अपने 9th क्लास के स्टैंडर्ड में एकदम सही बोल रही है कि कोई फोर्स ना लगे तो वेलोसिटी नहीं बदलेगा। दूसरा एक और आंसर है। पहला तो है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर रहेगा, यानी कि मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। यदि आप कोई फोर्स ना लगाएं या आप फोर्स लगाएं, टोटल फोर्स जीरो हो जाए। टोटल फोर्स मान लो ये 40 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। ये 40 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। कितना किलो है? 10 किलो है। इसका मोमेंटम कितना हुआ? 400 केजी मीटर पर सेकंड। हुआ क्या? हुआ ना? मास इनटू वेलोसिटी। एक साथ दो दोस्तों ने फोर्स लगाया। एक लगाया इधर 10 न्यूटन और एक लगाया इधर 10 न्यूटन। बताओ पीएफ कितना होगा? तुम लोग यार एकदम ना जनरेशन गैप तो हो चुका है। जनरेशन गैप का मतलब समझते हैं? लोगों का दिमाग चल रहा है मोबाइल में ज़्यादा। यूट्यूब का लाइक डिसलाइक ऐड आ गया तो हटाना। मेरा छोटा बच्चा भी समझ रहा है, साला हम बताए भी नहीं आज तक उसको, ठीक है, लेकिन समझ रहा है। लेकिन यहाँ तुम लोग का बुद्धि भ्रष्ट हो जा रहा है। अरे भैया मेरे, अगर हम पहले था मोमेंटम 400 केजी मीटर पर सेकंड, जब कोई फोर्स नहीं लगा था। अब हम 10 न्यूटन इधर लगाए, 10 न्यूटन इधर लगाए, और अब मोमेंटम मेरा क्या होगा? जीरो थोड़ी होगा। अरे ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन क्या किया? कैंसिल किया ना। टोटल फोर्स कितना लगा इस पर? अभी भी टोटल फोर्स इसमें कितना लगा? जीरो लगा। तो मोमेंटम बदलेगा? 10 न्यूटन ये 10 न्यूटन को कैंसिल किया, अभी भी ये 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। एक साथ लगा है साइमल्टेनियसली, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल किए। टोटल फोर्स बताओ अभी कितना है? जीरो। टोटल फोर्स इस पर कितना लगा? जीरो। तो टोटल फोर्स भी यदि जीरो हो जाए तो भी मोमेंटम चेंज नहीं करता है। अरे बात सुने, या फिर फोर्स ही ना लगे, या फोर्स लगे लेकिन टोटल फोर्स क्या हो जाए? तो मोमेंटम क्या होगा? चेंज नहीं। यानी कि हमेशा हम लोग को क्या याद रखना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वैलिड व्हेन फोर्स इज जीरो। अच्छा, ये फोर्स कौन सा होना चाहिए? एक्सटर्नल की इंटरनल? एक्सटर्नल। अरे बात सुनो, एक्सटर्नल यानी बाहर से जो फोर्स लग रहे हैं वो मिला जुला कर सब क्या हो जाए? अगर जीरो हो जाए तो मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। क्या दिमाग में नोट करिए इसको।